एक पत्नी और एक वो को संभालना तो कार्तिक आर्यन के लिए भारी पड़ गया था 2019 में। पर क्या हो अगर एक सीधे साधे आदमी की जिंदगी में एक पत्नी और एक नहीं बल्कि दो दो वो आ जाए तो। वेलकम टू द अल्टीमेट केओस। आज मई 15 को रिलीज हो चुकी है मुदस्सर अजीज की डायरेक्ट की हुई पति पत्नी और वो तो। स्टोरी सेट है यूपी के प्रयागराज में, जहाँ हमारे हीरो है प्रजापति पांडे, प्लेड बाय आयुष्मान खुराना, और इनकी सासू माँ है वकील और उसी कोर्ट में इनके ससुर जी है जज, और ये खुद एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हैं। इनकी शादी हुई है अपर्णा त्रिवेदी से, जो कि एक पैशनेट जर्नलिस्ट है और अपना खुद का न्यूज चैनल खोलना चाहती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनकी लाइफ में एंटर करती है चंचल कुमारी, जो प्रजापति के एक पुरानी कॉलेज के जमाने की दोस्त है और अब बड़ी मुसीबत में है और प्रजापति से मदद चाहती है। लेकिन नीलोफर खान, जिनका कैरेक्टर रकुलप्रीत सिंह ने प्ले किया है, जो अपर्णा की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ प्रजापति की कलीग भी है, और उसका मेन काम ये है कि प्रजापति पे सीसीटीवी वाली नजर रखे। ये केओस हमें ये फिल्म दिखाती है। फ्रेंड को मदद करने के चक्कर में आयुष्मान को कितने और कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये इस मूवी का एसेंस है। एज वी ऑल नो, सिचुएशनल कॉमेडी लिखना आज के टाइम का सबसे मुश्किल काम बन चुका है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। एक छोटी सी लाइन क्रॉस की और ये कॉमेडी क्रिंज बन जाती है। डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने, जिन्होंने पहले पति पत्नी और वोट, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और खेल खेल में डायरेक्ट की थी, वो जानते हैं कि इस केओस को हैंडल कैसे करना है, लेकिन फिर भी इस फिल्म में वो लाइन कहीं कहीं क्रॉस हुई है। और जब ये लाइन क्रॉस होती है ना, तो ओवर एग्जैजरेशन लगने लगता है। यही हुआ है इस फिल्म में, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में। लेकिन इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना फास्ट पेस्ड है कि आपको फ्लॉज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हार्डली 2 घंटे की फिल्म है, या आपको पता भी नहीं चलता कि ये फिल्म कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। शॉर्ट अटेंशन स्पैन को एड्रेस किया है इस फिल्म के स्क्रीन प्ले ने। लेकिन ऐसा लगता है कि इस फिल्म का स्टार्टिंग का सीक्वेंस लिखने में राइटर्स ने इतनी एनर्जी डाल दी कि क्लाइमैक्स तक उनकी सारी बची कुची एनर्जी निकल गई, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शॉर्ट में निपटाया गया है। आप इतनी बड़ी मूवी देखते हो, इतना केओस देखते हो, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये सॉल्व कैसे होता है, और ये केओस मैक्स टू मैक्स 1-2 डायलॉग्स में सॉल्व हो जाता है, सिर्फ ओनली डायलॉग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एक केओटिक फिल्म की अगर हम बात करें तो दे दनादन मेरे नजरों के सामने आती है। दे दनादन में भी केओस था, कंफ्यूजन था, लेकिन हर कंफ्यूजन को उन्होंने क्लाइमैक्स में इन्वॉल्व किया था। एवरी कैरेक्टर दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस कंफ्यूजन इन दे दनादन वाज इन्वॉल्वड इन द क्लाइमैक्स। वो यहाँ पर नहीं हुआ है। ऑल्सो ये बीहाइव वाला सीन जो है ना अपने बॉलीवुड में, कि कुछ तो फाइट चल रही होती है, फिर वो बीहाइव को एक गोली लग जाती है एंड सारे हनीबीज इधर उधर भागते रहते हैं। ये बहुत रेपिटेटिव हो गया है। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टॉप इट नाउ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे इस फिल्म के नैरेटिव में सबसे ज्यादा अनअटेंडेड और वीक फील हुई, एंड दिस वाज प्रजापति और चंचल का डायनामिक्स। स्टोरी हमें बताती है कि दोनों कॉलेज के जमाने के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इतने अच्छे दोस्त कि इतने सालों के बाद, एक बड़ी मुसीबत आने के बाद, चंचल डायरेक्टली प्रजापति के पास हेल्प मांगने आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की वो फिल्म थी, जहाँ पे दिशा की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है एंड देन वो टाइगर श्रॉफ के पास आती है बिकॉज ही वाज लाइक, लेकिन उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बताया था उस फिल्म में। आई डोंट रिमेंबर विच फिल्म आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई रिमेंबर दिस प्रिसाइजली। वो जो फिल्म है वहां पर वो जस्टिफाई किया था कि व्हाई इज शी कमिंग टू दिस मैन। यहाँ पर वो जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि वो पुराने फ्रेंड्स वाली वाइब नहीं दिखती है। मेकर्स ने इस दोस्ती को बिल्कुल भी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं किया, ना तो फ्लैशबैक्स के जरिए और ना ही पास्ट रेफरेंसेस के जरिए जो डायलॉग्स के थ्रू कन्वे किए जा सकते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। पुराने दोस्तों के बीच ना एक नेचुरल कंफर्ट होता है, एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग और एक बैंटर होता है, वो इस परफॉर्मेंस में कंप्लीटली मिसिंग लगा। ये दोस्त ऐसे होते हैं ना कि इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, बट स्टिल आप एक लोग आपके दोस्त को दे दो ना, आप दे विल अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन। ये कंफर्ट लेवल होता है। इस लेवल तक आप लोग मेंटली अलाइंड होते हो एक दूसरे के साथ में। वो अलाइनमेंट यहाँ पर नहीं दिखा। अगर वो यहाँ पर दिख जाता ना, तो भले ही आप फ्लैशबैक्स नहीं दिखाओ तो भी चलेगा, या फिर डायलॉग्स में कोई रेफरेंस नहीं भी दिखाओ तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्त्री फ्रेंचाइज में जो ये ब्रो लोग होते हैं, इनका आपस में जो कंफर्ट है, तो कुछ फ्लैशबैक सीन्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत सालों से साथ में है। दिस इज द पावर ऑफ केमिस्ट्री हियर। ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी कोई डीप हिस्ट्री है, और इसकी वजह से चंचल का प्रजापति के पास आना थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगता है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, एक्टिंग। एक मल्टी स्टारर फिल्म में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई किसी को ओवरशैडो ना करे, या सब में एक बैलेंस बना रहे, जो अगेन यहाँ पर नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना। हमें आदत है आयुष्मान को थोड़े अर्बन मिडिल क्लास इश्यूज वाले रोल्स देखने की। नाउ दिस इज अ जॉनर दैट ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ, सो ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर भी उसी कैटेगरी में जाता है, सो ही वाज वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। द ओनली डिफरेंस इन दिस कैरेक्टर इज कि ये कैरेक्टर कंपैरेटिवली उनके बाकी के कैरेक्टर से थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है, पर वो ड्रामा कहीं कहीं पर इतना ज्यादा हो गया है कि फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में तो आपको एवरी कैरेक्टर ड्रामा ऐड करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा एनिमेटेड एक्सप्रेशंस निकल गए हैं सबके यहाँ पे।
स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में वामिका गब्बी यहाँ पर ओवरपावर कर लेती है सबको. शी यूजेस हर आईज वेल टू ब्रिंग द चार्म ऑन स्क्रीन. वो एक शार्प जर्नलिस्ट और एक सस्पिशियस बीवी का रोल प्ले करती है यहाँ पे. जितना उनके कैरेक्टर से एक्सपेक्टेड था उतना उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है. रकुल प्रीत सिंह एज नीलोफर. आई रियली लाइक द एनर्जी विद विच शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर इन कंपेयर टू वामिका एंड सारा अली खान. क्योंकि ये जो 4 एक्टर्स हैं यहाँ पे, इसमें आयुष्मान खुराना का एनर्जी सबसे ज्यादा है और उस एनर्जी को थोड़ा बहुत मैच करती है रकुल प्रीत की एनर्जी. इनकी एनर्जी के सामने वामिका एंड सारा बहुत फीके पड़ जाते हैं. कुछ सीन्स में इनका परफॉर्मेंस बहुत लाउड फील होता है, बट देन अगेन शी कीप्स कमिंग बैक टू द सेंटर ऑफ द कैरेक्टर एंड ऑफ द कैरेक्टर. सारा अली खान का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में बहुत फ्लैट गया है. स्पेसिफिकली जो आयुष्मान के साथ उनके फर्स्ट 2-3 सीन्स थे, उसमें आयुष्मान के कंपैरिजन में उनका परफॉर्मेंस बहुत फ्लैट फील होता है. डायलॉग डिलीवरी वाइज भी और एक्सप्रेशंस वाइज भी, कि जितना इंटेंसिटी आयुष्मान दिखा रहे हैं सारा की प्रॉब्लम को लेकर, उतनी इंटेंसिटी उनकी खुद की नहीं है उनके प्रॉब्लम को लेकर. बट इवेंचुअली शी फाइंड्स अ कैरेक्टर एंड बाय द एंड उनके परफॉर्मेंस का ग्राफ इंप्रूव होता जाता है. बट अगेन दैट शुड नॉट हैपन. एक एक्टर के कैरेक्टर का ग्राफ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में कैरेक्टर में जा रहे हो, बीच में आउट ऑफ द कैरेक्टर आ रहे हो. सो ये नहीं होना चाहिए वहाँ पे, विच हैपेंड इन दिस फिल्म. इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. विजय राज का रोल छोटा जरूर है, पर जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं वो महफिल लूट लेते हैं. इनके अलावा तिग्मांशु धुलिया और दुर्गेश कुमार ने सपोर्टिंग कास्ट में मस्त तड़का लगाया है. ऑल्सो आई लाइक टू से हियर कि दुर्गेश कुमार इज सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट. इनका इस स्क्रिप्ट में यूज और ज्यादा हो सकता था. दे डिड नॉट यूज हिम एज एन एसेट इन दिस फिल्म. ऑल्सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे थ्रू आउट द स्टोरी, जिनको क्लाइमैक्स में विदाउट एनी रीजन गायब कर दिया गया. इनका क्लाइमैक्स में होना बहुत जरूरी था. इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में राजेश रोशन, तनिष्क बागची और बादशाह जैसे नाम इन्वॉल्व है. फिल्म के म्यूजिक की अगर बात करें तो इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी लाउड है और कुछ सीन्स में वो ओवरपावर करने लगता है. ऐसा लगता है कि कंपोजर्स को डायरेक्शन मिला था कि आपको हर इमोशन आपको म्यूजिक से बताना है, तो वो हर डायलॉग पे म्यूजिक चेंज हो रहा है. मतलब कभी तबले बज रहे हैं, कभी पता नहीं क्या बज रहा है. क्या होता है ना कि जब भी एज ऑडियंस आप फिल्म देखते हो तो यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू द एक्सपीरियंस, एंड उसमें अगर ये हो जाए, उसमें अगर म्यूजिक आ जाए ना, तो आप एकदम से निकल जाते हो बाहर. एंड दैट हैपेंड लाइक मल्टीपल टाइम्स इन दिस मूवी. VFX की अगर बात करें तो जंगल एंड क्लाइमैक्स के सीक्वेंस में VFX यूज हुआ है. आप लॉजिक ना ही ढूंढे उसमें तो बेटर होगा. मतलब इन्होंने VFX प्योरली आपकी इमेजिनेशन को ट्रिगर करने के लिए यूज किया है. इट्स काइंड ऑफ लाइक कि अगर उनको दिखाना है पिकॉक फेदर, तो वो आपको एक फेदर दिखा रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि आप इमेजिन कर लो कि ये पिकॉक फेदर है. तो ये सोच के आप इस माइंडसेट से आप चले जाना, तो आपको हर्ट नहीं होगा. क्या आपको ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए या नहीं? तो जरूर देखनी चाहिए. एज अ लेमन आपको अगर कुछ इसमें डिस्ट्रैक्टिंग लगेगा तो वो सिर्फ इतना लगेगा कि वो जो वुल्फ है वो, और बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कुछ लोगों को लाउड हो सकता है जो साउंड सेंसिटिव लोग हैं. ये एक फैमिली फिल्म है, एंड आफ्टर भूत बंगला एंड पति पत्नी और वो दो, व्हेन यू रियलाइज दैट फिल्म्स लाइक दीज आर कमिंग नाउअडेज, इट मेक्स यू फील गुड that it's creating a space for families to spend time together, and that is a huge thing जो पिछले कुछ सालों में बहुत मिसिंग था. आप जरूर अपनी फैमिली के साथ जाइए ये फिल्म देखने. इट्स अ गुड वॉच, और वन टाइम वॉच तो जरूर है ये फिल्म. बस शर्त इतना है कि लॉजिक और फिजिक्स घर पर छोड़ के जाना. अगर आप एक नो ब्रेनर पॉपकॉर्न एंटरटेनर देखना चाहते हैं सो दिस फिल्म इज टोटली फॉर यू. बट अगर आप एक लॉजिकल कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो दिस इज नॉट फॉर यू. तो क्या आपने ये कॉमेडी ऑफ एरर्स देखी है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. और अगर नहीं देखी है तो जाइए देखिए और वापस आकर मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.